आदाब नाजरीन, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। आसिफ रशीद आपके साथ गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली के बराह रास्त स्टूडियो से प्रोग्राम सलाम जीके के साथ। और आज के प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर एक बार फिर मेरे साथ रहेंगे। 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और आज के प्रोग्राम में भी सूरज की नई किरणों के साथ कुछ नए मौज़ूआत के साथ एक नए दिन का आगाज़। और आज भी हर रोज़ की तरह जहां शुरुआत में हम बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में सूरत हाल क्या कुछ है वो आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। और उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ भी लिए चलेंगे, जो इस वक्त की सूरत हाल है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसलों की बात होगी, वहीं पर साबिका हुकूमतों से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो निज़ाम चल रहा है उस पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जब सामने आती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और आज भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर खामियां, गलतियां, कोताहियां हुई हैं, किस तरीके से फंड्स को गलत इस्तेमाल किया गया है, इस हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। और वो लोग जिन तक सरकार की तरफ से फंड्स मरकज की तरफ से पहुंचाए जाने थे किस वजह से नहीं पहुंचे, इसका डिटेल रिव्यू आपके सामने रखेंगे। साथ ही आज के प्रोग्राम में बताएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, आलमी वबा का कहर है। इन सब के बीच में माहिरीन की तरफ से क्या कुछ मजीद कहा जा रहा है, न सिर्फ दूसरी लहर के बीच बल्कि तीसरी लहर का खतरा जिसके लिए पहले से वार्निंग जारी की गई है, उससे पहले मरीजों को मजीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी देर में आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। साथ ही सरकारी आदाद-ओ-शुमार क्या बताते हैं, मौजूदा हालात के लिए एक तरफ सिविल इंतजामिया, सरकार या फिर दूसरी तरफ फौज भी अब सामने आई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब इसी तरीके से मुख्तलिफ इदारे इंतजामिया के साथ फौज और दूसरी तरफ DRDO भी सामने आकर अपनी खिदमात अंजाम देने वाला है। इस हवाले से भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम आपको कैसा लगेगा या फिर प्रोग्राम को लेकर अपनी फीडबैक हमेशा की तरह हम तक पहुंचाइएगा। समाजी राब्ता साइट्स का हमेशा से आप इस्तेमाल करते आए हैं और गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारे पेजेस पर आप जाएंगे, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहेंगे। और जो भी आपकी राय होगी, आपका मशवरा होगा, आपके कमेंट्स होंगे, वो ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा ताकि प्रोग्राम में मजीद बेहतरी लाई जा सके। इसके अलावा अपने अपने इलाकों से हाल अहवाल के हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि खबरें कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन से हैं जहां पर अब भी पाबंदियां तो हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। इस तरह के कमेंट्स या मैसेजेस अभी तक पहुंच रहे हैं, जरूर अपने इलाकों का हाल अहवाल हम तक पहुंचाइएगा। और प्रोग्राम के आखिर में हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला साल 2021 के इस चौथे और 5वें महीने में भी किस तरीके से जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और आम लोगों के लिए दर्दसर बना है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज आज उस खबर के साथ जो सरकार के आदाद-ओ-शुमार है। दरअसल मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी है उस पर मुसलसल सरकार की तरफ से जो ब्रीफिंग दी जाती है, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस वक्त सरकार क्या कुछ कह रही है, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर प्रोग्राम का आगाज इसी खबर के साथ करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आसिफ। आज शुरुआत जो करते हैं वो उस पेंडेमिक की खबर से करते हैं जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में है। न सिर्फ भारत के अंदर, मुल्क के अंदर वो सुर्खियों के अंदर है, बल्कि दुनिया भर के अंदर जो माहिरीन है वो इसको अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं और अपनी अपनी रिसर्च सामने रख रहे हैं। और मुल्क के अंदर एक और वेव आएगी, इसको लेकर तरह तरह की बातें और कयास आराइयों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि तीसरी वेव को क्या रोका जा सकता है। मुल्क में कोरोना की दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव की दस्तक है, लेकिन तीसरी वेव अगर एहतियात बरता गया तो बड़ी चीजें बेहतर हो सकती है, ये माना जा रहा है लगातार माहिरीन की तरफ से। और उनका मानना है कि जिस तरीके से दूसरी वेव में अब थोड़ा सा ठहराव कुछ रियासतों के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन तीसरी वेव के लिए तैयार होना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में आ रही है कमी, ये माहिरीन का मानना है मुल्क भर के अंदर। और तीसरी लहर से बचने के लिए मुमकिन इक़दाम बचा सकते हैं। अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए तो इससे बच सकते हैं। करीबन 12 लाख बालिग अफराद को ये जो कोरोना की लहर जो है वो इस वक्त वैक्सीन कारी का जो अमल है वो मुकम्मल कर दिया गया है फर्स्ट डोज के तहत, ये बात बताई है सरकार की तरफ से। लेकिन जब हम तीसरी लहर की बात करते हैं तो माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। तो दो तीन चीजें जो साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं और मुल्क के अंदर जिनके जिम्मे ये काम सौंपा गया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो मुल्क के हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की वजाहत कर दी है कि अगर तीसरे लहर से पहले एहतियाती कदम उठाए गए तो तीसरी लहर के अंदर बहुत कम नुकसान मुल्क के अंदर हो सकता है। अब ये तीसरी ये जो इक़दाम है वो क्या है जी,
एक स्टेट से कहा गया है कि वो मुकम्मल तौर पर जिलों के अंदर और तहसीलों के अंदर नजर रखें, एक बड़ी बात यह कही गई है। और दूसरी बड़ी बात जो कही गई है वो ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों का, बेड्स का, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन का ये बढ़ना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जो होम आइसोलेशन का सिस्टम है उसको और ज्यादा बेहतर और मजबूत अगर बनाया जाता है तो तीसरी लहर के अंदर अमवात शरह बहुत कम होगी, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बहुत कम होगा। लेकिन उसके लिए जहां इंतजामिया ने अपनी फराइज अंजाम देने हैं वहीं पर अवाम को भी ताउन करना होगा। और अवाम का ताउन मतलब ये कि जब माइक्रो कंटेनमेंट या कंटेनमेंट जोन है तो उसे मुकम्मल तौर पर सील करना होगा, वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाना होगा और उसके बाद जो जो चीजें वहां से उभर कर सामने आएंगी उसको उसी तरीके से जो है वो मॉनिटर करना होगा। यानी काम बढ़ चुका है और यही वजह है कि मरकजी वजारती दाखिला और मरकजी वजारत सेहत ने मुश्तरका तौर पर सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वो अपने मातहत इलाकों के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 20 अजला है, उसके बाद नीचे तहसीलें हैं, नीचे गांव हैं। उन गांव देहात के अंदर जो एसोसिएशंस है, एनजीओज है, लोकल रिसोर्सेज है, उन्हें यूटिलाइज किया जाए, उन्हें इस्तेमाल में लाया जाए ताकि इस वक्त जो मुल्क के सामने दरपेश मसला है उसको हल किया जा सके। यानी सरकार अब आहिस्ता आहिस्ता करके उस मैनेजमेंट को हाथ में लेने की कोशिश में है जो मैनेजमेंट ब्राजील ने 1 साल पहले ली थी कि जब वहां पर पेंडेमिक इसी तरीके से फैला तो उसके बाद सरकार ने अपना काम किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील और गांव देहात तक जो एनजीओज और एसोसिएशंस थी उन्हें मुतहरिक किया गया, उन्हें लोकल एड पर सपोर्ट दिया गया, उन्होंने अवाम तक वो सपोर्ट पहुंचाया जिसकी वजह से वहां पर रफ्तार बाद में थमी है। तो ये जो साइंटिफिक एडवाइजर साहब है वो कह रहे हैं कि इसी पैटर्न को हमने अडॉप्ट करना होगा आज से ही, तभी जाकर तीसरी लहर से बचा जा सकता है। जी आसिफ। चलिए, ये तो सरकार की जब बात हो रही थी, जब आगे आपको अगली खबर की तरफ लिए चलेंगे, यहां पर भी सरकार का जिक्र है क्योंकि सरकार ने मुख्तलिफ रियासतों और कुछ अजला का नाम लिया है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जहां पर कोविड के केसेस इस वक्त काफी तेजी से पिछले 2 हफ्तों के दौरान बढ़े हैं। और खबर बड़ी ये कि सरकार के आदादोशुमार ये बताते हैं कि 24 के करीब मौजूदा हालात पर जहां वजारत सेहत का बयान आया है, ब्रीफिंग दी गई है जिसमें 24 ऐसी रियासतें हैं जहां पर अब भी 15% से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, फाल केसेस की शरह मुल्क के अंदर है। साथ ही ये भी सरकार ने बताया है कि 30 के करीब ऐसे अजला हैं मुख्तलिफ रियासतों के जो पिछले 2 हफ्तों के अंदर तेजी से जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका सबब बने हैं। 30 के करीब ऐसे, और इन स्टेट्स में दिल्ली, राजस्थान भी शामिल है, पुडुचेरी शामिल है, मगरबी बंगाल है, कर्नाटका है और इसके अलावा यहां पर सरकार की तरफ से गोवा और हरियाणा का नाम भी कल की ब्रीफिंग में बताया गया है। एक तो ये कि मुख्तलिफ जो स्टेट्स आपके सामने हैं, गोवा जो कि बिल्कुल मुतासरा रियासत महाराष्ट्र के साथ सटा हुआ, जुड़ा हुआ, वहां पर 50% तक इस वक्त पॉजिटिव रेशो, 50% तक केसेस सर्ज हुए हैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान। हरियाणा के अंदर 37% तक केसेस चले गए हैं। पुडुचेरी यूटी के अंदर करीब 35% केसेस इस वक्त सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक। मगरबी बंगाल के अंदर 33.1% केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पिछले 2 हफ्तों में यहां पर तेजी देखी गई है। कर्नाटक, दिल्ली और राजस्थान के अलग अलग हिस्से नॉर्थ टू साउथ जहां पर तकरीबन 15 से 35% तक केसेस, जो इस बात की तस्दीक करता है कि मुल्क की तकरीबन 25 रियासतें ऐसे हैं, यूटीज ऐसी हैं जहां पर आज भी 15% से ज्यादा जो पॉजिटिव रेशियो है, जो फाल केसेस की शरह है वो इस वक्त है और यहां से बढ़ रही है। और साथ ही तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो अब भी मुख्तलिफ रियासतों, इनमें उत्तर प्रदेश का नाम भी है, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। और तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए क्योंकि इन 24 रियासतों में जो फाल केसेस की शरह बताई गई है, सरकार की तरफ से जब ब्रीफिंग दी जा रही थी तो यहां पर शहरों को छोड़कर अब गांवों और कस्बों का नाम भी लिया जा रहा था जहां पर अचानक से केसेस में 2 हफ्तों में उछाल आया है। इशफाक, चलिए जी, ये तो बात थी कि किन रियासतों के अंदर क्या कुछ हो रहा है और मरकज का ये मानना है कि 24 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 15% है, लेकिन रेस्ट जो हमारे पास इलाके हैं वहां पर सूरत हाल क्या कुछ है डिटेल में सरकार की तरफ से फिगर्स दे दिए गए। अब पिछले 24 घंटों के दौरान आए कितने केसेस थोड़ी देर में हम आपको जरूर बताएंगे और उसमें एक चीज का तवाजुन हमने जरूर देखना होगा कि केसेस कितने आए हैं ये अपनी जगह पर है, लेकिन रिकवरियां क्या हुई हैं, किन स्टेट्स में हुई हैं, उस पर भी हमने नजर रखनी होगी। और ये जो रिकवरी का कर्व है, ये जो ग्राफ रिकवरी का आ रहा है, ये थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन एक तशवीश की लहर ये है कि अब डेथ्स
भी बढ़ना एक बार फिर शुरू हुआ। डिटेल में थोड़ी देर में आपके पास जरूर लेकर आएंगे आसिफ, लेकिन उसके बाद जरा फटाफट से एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं। बात अमेरिका की करते हैं और भारत के हवाले से अमेरिका का नजरिया क्या कुछ है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाइडेन और ये जो वहां पर नायब सदर है कमला हैरिस, उनका मुश्तरका बयान भी सामने आया है और कोविड से हो रहे नुकसानात पर काफी तशवीश का इजहार जो किया गया है कमला हैरिस की तरफ से। और उनका मानना है कि भारत वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा काम करना होगा, भारत को वेलफेयर के लिए बड़ा काम करना होगा। क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त है, इसलिए अमेरिका हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार है। कमला हैरिस का यह बयान उस वक्त आया है जब लगातार ये माना जा रहा है कि अमेरिका लगातार भारत के साथ राब्ते में और इंतहाई अहम मामले जो इस वक्त जेर नजर है भारत के अंदर अमेरिका के साथ, उस पर पेशरफ्त भी हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि जब ये सारी बात सामने रखी गई थी तो कमला हैरिस ने कल ये साफ कर दिया कि वैक्सीन हो, अद्वियात हो या माली मामलत हो, भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा जाएगा। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो अमरीकी जरा ब्लॉग से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने अपने एक्शन प्लान के अंदर 100 मिलियन असिस्टेंस का ऐलान जो है वो कर दिया है भारत के लिए, जिसमें कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए कुछ चीजें होंगी, यानी कुछ अद्वियात की शक्ल में होगा, कुछ दीगर शक्लों में होगा और कुल मिलाकर 100 मिलियन असिस्टेंस देने का बात कल कमला हैरिस की तरफ से दोबारा कही गई है। चलिए, ये तो अमेरिका के इस वक्त जो इमदाद का सिलसिला है वो भी जारी है। आज सुबह भी कुछ फ्लाइट्स यहाँ पर पहुंची है यूरोपीय ममालिक से, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी जो अद्वियात थी या तिबी इमदाद थी वो लेकर पहुंची है। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जब मुल्क के अंदर इस वक्त जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है या फिर बाहर से जो इमदाद आ रही है वो बड़ी तादाद में है, लेकिन यहाँ पर कालाबाजारी का सिलसिला भी तेज हो गया है, बल्कि काफी वक्त से ये चल रहा था। और कोविड की इस बिगड़ती सूरत हाल के बीच सरकार ने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, इंतजामिया ने छापेमारी की है। जनूबी दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कई गिरोह इस वक्त भी सरगर्म है और खान मार्केट समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर रेस्टोरेंट से या बाकी हिस्सों से पुलिस और सिविल इंतजामिया की जो मुश्तरका कार्रवाइयां हुई हैं, जहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए गए हैं, जो इस वक्त अपने मनमाना दामों पर, रेट्स पर लोगों को फरोख्त किए जा रहे थे, क्योंकि मजबूरी में बहुत सारे लोग इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स या कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए इन इलाकों का रुख करते थे। तो इन जनूबी दिल्ली के इस हिस्से में बड़ी जो खान मार्केट, काफी मशहूर बाजार, इस इलाके के अंदर भी इस तरह का एक गिरोह सरगर्म था जिस पर हाथ पड़ा है, तलवार लटकी है। और बड़ी बात यह कि अभी तक जो लोग खान मार्केट के अंदर या इसके आसपास के इलाकों में जहां पर 400 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 32 से ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली के अंदर, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर, जहां पर कालाबाजारी चल रही थी, वो लोग जो ये काम कर रहे थे वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। देखिए आसिफ, ये बड़ी बात है जब मुल्क के अंदर वबाई सूरत हाल इंतहाई बेकाबू हो रही है, इसमें भी लोग इंसानी जानों का सौदा कर रहे हैं। और ये सौदा करने वाले कौन है जी? बहुत बड़े कॉलर वाले, यानी व्हाइट कॉलर और बड़े बिजनेसमैन, बड़े टाइकून जिन्हें माने जाते हैं। ये खान चाचा एक बड़ी चेन है जी रेस्टोरेंट्स की। खान चाचा जो दिल्ली है, दिल्ली के बाहर आते जाते रहते, उन्हें पता है कि खान चाचा एक बड़ा चेन है और उसी चेन के मालिक को अब पुलिस ढूंढ रही है। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। क्यों? ये खान चाचा और उसके साथ साथ एक और कंपनी है, मैट्रिक्स कंपनी, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम चलाया था और फरवरी और मार्च के अंदर उन्होंने चीन से बड़ी चीजें लाई थी, सिर्फ ये कहते हुए कि ये हमने अस्पतालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की नहीं, अपने रेस्टोरेंटों और होटल्स के अंदर उसको डंप कर दिया। और उसके बाद जो ही पेंडेमिक तेज हुआ, जो ही इसने हवा पकड़ी और ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली के अंदर देखने को मिली, तो उन्होंने मनमानी दामों पर इसको बेचना शुरू कर दिया है। 70,000 से 80,000 तक एक कंसंट्रेटर बेचा गया है। इंसानियत का कत्ल देखिए किस तरीके से हो रहा था। 70,000 से 80,000 तक ये बड़ी चेन वाले लोग इसको बेच रहे थे और बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली पुलिस ने अब कार्रवाई की है। और नवनीत कालरा जो ऑनर है इसके, वो एब्सकॉन्डिंग है। नवनीत कालरा जो एब्सकॉन्डिंग है। खान मार्केट अपनी जगह है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है, लेकिन ये जो चेन था खान चाचा रेस्टोरेंट चेन, वहां के मालिक अभी भी मिसिंग है। मैट्रिक कंपनी के
एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है गुड़गांव से, जिसके बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी की बिना पर ही पुलिस को यह बड़ी खबर मिली कि जनाब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स तो मंगवाए गए, 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स 32 दुकानों से बरामद हुए हैं। कुल कितने लाए गए थे इस पर अभी भी जो है वो माना जा रहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स सेल्यूलर कंपनी ने कुल मिलाकर 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो थे वो मंगवाए थे बाहर से और उसको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डंप किया था। और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हार्डली 16 से 22 हजार के बीच में मिलता है ओपन मार्केट के अंदर। जो ही ऑक्सीजन की किल्लत पड़ी तो इन बड़े लोगों ने ऑक्सीजन को बेचना शुरू किया और दाम क्या रखा जी, 70,000 से 80,000 के दरमियान। तो ये शर्म की बात है कि जब मुल्क के अंदर इस तरीके की वबा बीमारी हो, जब तबाही हो, तो ये व्हाइट कॉलर लोग, खान चाचा चेन और दीगर लोग जो है जिन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर एक कंट्रोल किया था इस पूरे मामले पर, ये अभी भी मिसिंग है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा तौर पर एसेंशियल अकोमोडिटीज एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज किया है। आखिरी इत्तला मिलने तक नवनीत कालरा जो मालिक है इसका खान चाचा रेस्टोरेंट ग्रुप का, वो अभी भी लापता है। चलिए, ये तो ऑक्सीजन की बात। अब जरा माहिरीन की तरफ से एक दावा इस सारी सूरत हाल के बीच में किया गया है, ये खबर भी आपको बताते हैं, क्योंकि कोविड के साथ साथ कल हमने आपको बताया था कि फालिज किस तरीके से अटैक कर सकता है, लोग पैरालाइज हो सकते हैं, इनमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अब डॉक्टरों की तरफ से खुलासा किया गया है कि कोविड-19 इस वक्त सिर्फ लंग डिजीज नहीं है, सिर्फ फेफड़ों को अपना शिकार नहीं बनाती, बल्कि कोविड मुतासरीन को खून जमने का भी खतरा है। माहिरीन की तरफ से इंकशाफ किया गया है। बड़ी बात यह कि 5वें दिन से अलामात देखना शुरू करने का मशवरा जो इस वक्त माहिरीन की तरफ से दिया जा रहा है, यानी अगर कोई कोविड पेशेंट है तो वो लगातार अपने जो इस वक्त परेशानी उसे है जरूर चेकअप कराता रहे और वक्तन फक्तन तकरीबन 4-5 दिन तक कॉन्टिन्यूसली उसे बुखार रहता है या फिर सरदर्द, जुकाम, इस तरह की चीजें रहती हैं, तो इन सब के बीच में खून जमने का खतरा उसे रह सकता है। माहिरीन की तरफ से साफ किया गया, क्योंकि कई इस तरह के केसेस गुज़श्ता दिनों सामने आए हैं और जब आप 4 से 5 दिन इसी तरीके से कोविड मुतासर रहते हैं तो उसके बाद डॉक्टरों का यह मशवरा कि रेगुलरली अपने चेकअप कराएं, क्योंकि हरकत कल्ब बंद होने का भी खतरा बढ़ सकता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ये नई स्टडी जो इस वक्त न सिर्फ इस वक्त तकनीकी एतबार से काफी अहम, बल्कि प्रैक्टिकली डॉक्टरों की तरफ से जब सर्जरीज की गई हैं उन्होंने ये चीजें बताई हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको अभी नहीं बता सकते, क्योंकि कोविड मुतासरीन को खून जमने का जब पहला वाकया सामने आया उत्तर प्रदेश से, उसके बाद दिल्ली से दूसरा केस सामने आया, तो डॉक्टरों की तरफ से यह भी इंकशाफ किया गया कि मौजूदा हालात में सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ही अगर आप कोविड पेशेंट है तो इस वक्त भी आप किसी भी बड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में, किसी भी बड़े अस्पताल के बीच में है, वहां पर भी आपको इन 2 चीजों का खतरा लाहक है। नंबर 1 कि खून जम सकता है, अगर आप कोविड पेशेंट है तो एक परेशानी हो सकती है। दूसरी बात ये कि आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। माहिरीन की तरफ से कल फालिज को लेकर जो इंकशाफ किया गया था और ये 2 बड़ी बातें आज जो हमने आपको बताई हैं, इन सब के बीच में इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चाहे वो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसी बड़ी रियासतों के अंदर, वहां पर भी कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे, लेकिन सारी चीजें कि इस वक्त कोविड ने अपना असर गांव देहात तक दिखाना शुरू कर दिया है। किस तरह के खतरात लाहक हैं, लेकिन दूसरी तरफ ताजा तरीन आदाद-ओ-शुमार देखिएगा। सरकार के आंकड़े थोड़ी देर में सामने आएंगे। चौथे दिन चौथी बार ऐसा हुआ कि 4 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन 24 घंटे जो पिछले बीते हैं इनमें 4191 करीब 4200 लोग इस दुनिया से चल बसे हैं। इन्हीं 24 घंटों में 3,19,470 के करीब मरीज सेहतियाब हुए और ये तादाद जो अब तक पहुंची है 1.5 साल में 1,79,17,000 से तजावुज कर गई है। ये अब तक की सूरत हाल है। इन सब में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। वहीं पर केरला के अंदर भी कोविड की दूसरी लहर इस वक्त काफी तेजी से बढ़ रही है। तकरीबन 10 ऐसी रियासतें
जहां पर 10% से ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट किए गए पिछले 24 घंटों में। वहीं सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त 2 दर्जन के करीब ऐसी रियासतें जिनका कंट्रीब्यूशन मुल्क के इस वक्त कोविड-19 के केसेस में तकरीबन 15% से ज्यादा है। फाल केसेस की तादाद बढ़ी है। मगर अच्छी खबर यह है कि 3,19,000, ये 5वां दिन मुसलसल ऐसा है जब इस वक्त तादाद कल के मुकाबले 10,000 जरूर कम है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इस वक्त की सूरत हाल यह है कि 10% तक के 10,000 तक के जो केसेस कम हैं, मगर आज एक बार फिर 3,20,000 के करीब जो मरीज हैं वो सेहतियाब हुए हैं। और इस तरीके से सेहतियाबी की शरह इस वक्त बढ़कर 79% तक जहां पर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर है, मुल्क के अंदर ये तकरीबन 82.24 है। वहीं बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गांव के अंदर टेस्टिंग कम जरूर की गई है, लेकिन गांव देहात हर जगह इस वक्त कोविड के केसेस सबसे ज्यादा, और पहली रियासत उत्तर प्रदेश बनी है जहां पर गांव में से भी इस वक्त 2 दर्जन के करीब अमवात की खबर आ रही है। थोड़ी देर में डिटेल्स और भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे इमर्ज होंगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन कि मुल्क के अंदर 4,01,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं, या अब तक के 24 घंटों का हाल अहवाल, और सरकारी आदादोशुमार भी थोड़ी देर में सामने आएंगे। 4200 लोग इन 24 घंटों में हिंदुस्तान के अंदर अपनी जान गंवा बैठे हैं आलमी वबा के बीच। चलिए जी, ये तो खबर थी आलमी वबा की। बढ़ते हैं जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की और बात कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट की करते हैं, CAG की रिपोर्ट। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जो कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल के दफ्तर की तरफ से बात कह दी गई है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी फंड्स को लेकर इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसर जो है वो हमेशा लैल से काम कर रहे हैं, और CAG की रिपोर्ट में हुकूमत की खामियों को किया गया है उजागर। बिल्कुल, महकमा खजाना को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पंचायतों के नाम भी फंड्स तो वागुजार किए गए, लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसने काफ़ी इस वक्त सवाल खड़े किए हैं। साल 2014 से 19, 17 से 16 और 17 में भी पंचायतों को पैसा दिया गया, लेकिन सूरत हाल क्या रही? पहली बात ये कि इस वक्त खासतौर से 5 करोड़ से जायद की रकम, 2 तरह की खबरें हम आपको बता रहे हैं। एक तो ये कि सरकार की तरफ से पंचायतों को डायरेक्टली उस वक्त जो पैसा दिया गया जम्मू कश्मीर में, यानी पिछली हुकूमत में जब स्टेट हुआ करती थी, साल 2014 से 19 तक की रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट है सरकार की, बताती है कि पंचायतों के नाम करोड़ों रुपए जो पहुंचाया गया मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए 14 फाइनेंस कमीशन के तहत, और महकमा खजाना के जो आला अफसरान से लेकर छोटे ऑफिसर्स थे या मुलाजमीन थे, उन तक खामियां पाई गई। उनकी गैर संजीदगी की वजह से सरकार को बकाया जात और रिपोर्ट्स पेश करने में अफसरान नाकाम रहे। बड़ी बात ये, यानी पंचायतों के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ, इनमें खुर्द-बुर्द हुआ, कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, किस स्कीम के तहत कितना पैसा किस गांव के अंदर पंचायत में इस्तेमाल होना था, उसके हवाले से सरकार को वापस कोई रिपोर्ट नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, सरकार की तरफ से अभी भी ये जो ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि 5 करोड़ से जायद की रकम मुख्तलिफ पंचायतों में खर्च नहीं हुई, जो इस वक्त भी कई बैंक अकाउंट्स में पड़ी हुई है, डायरेक्टली जो सरकारी मुलाजमीन के थ्रू बैंक जो पंचायतों के अकाउंट्स में गई, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुई। और अगर इस्तेमाल नहीं हुई तो वो वापस सरकार को पैसा क्यों नहीं दिया गया? एक सवाल ये। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुदरती आफात, मिलिटेंसी या इस तरह के जो हादसात हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, इन सब के बीच में जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिन्होंने नुकसान उठाया है पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर, उन सब के लिए भी सरकार की तरफ से फंड्स वागुजार किए जाते रहे। रिपोर्ट ये बताती है कि DDOs के खातों में, बैंक खातों में करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से 1138 बैंक खाते ऐसे हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक साल 2016 से 17 के दरमियान 1138 ऐसे बैंक खाते हैं जहां पर पैसा जिन खातों में भेजा गया, यानी उन लोगों के लिए एक तो ये कि सरकार की जो स्कीम्स हैं मुख्तलिफ गाँव के अंदर इंप्लीमेंट करना है, वहां पर कितना सरकारी स्कीमों के तहत काम होना है, एक पैसा उसके लिए गया। दूसरा, इन्हीं DDOs के खातों के जरिए जो पैसा पहुंचा इन लोगों तक, वो जाना था किसको? जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुतासरीन हैं मिलिटेंसी के वाक़यात में, जिनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और दूसरी बात, वो लोग जिनको कुदरती आफात के दौरान नुकसान पहुंचा है, उनके लिए भी सरकार ने रकूमात वागुजार की। तीसरी बात ये, जो ऑडिट रिपोर्ट अब बताती है, पैसा तो भेजा गया, लेकिन कई साल गुजरने के बाद, आज तकरीबन 3 से 3.5 साल का अरसा बीत गया, जिस लफ्ज का खुद रिपोर्ट के अंदर इंतजार किया गया है कि तकरीबन 3 सालों के बाद भी मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स जिनके अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन सरकार को वापस ना बकाया दिया गया, ना इसके मुतालिक कोई रिपोर्ट दी गई। एक अहम खुलासा। दूसरी चीज ये कि पंचायतों को पैसा पहुंचाया गया मुख्तलिफ पंचायत अकाउंट्स के जरिए, लेकिन उसमें उन अकाउंट्स में जो पैसा पहुंचाया था मरकजी सरकार ने या रियासती सरकार उस वक्त थी, उसमें से कितने % पैसा इस्तेमाल हुआ है ऑन ग्राउंड,
या बकाया जात, या फिर दूसरी तरफ परसेंटेज जितना पैसा खर्च हुआ उसे लेकर कोई ऑडिट रिपोर्ट तो बताती है लेकिन सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। तीसरी चीज, डीडीओज के खातों में कितना पैसा गया। साल 2016 से 17 तक रिपोर्ट ये बताती है 1138 के करीब खाते, 116.41 करोड़ रुपए, 1 अरब 16 करोड़ 41 लाख के करीब ये पैसा बनता है जो साल 2016-17 में इन अकाउंट्स में गया है। और ये किसके लिए गया है, तीनों चीजें मैंने आपके सामने रखी कि जो एक तो तरक्याती मंसूबे आगे बढ़ाने थे, कोई काम अधूरा था वो भी किया जाना था। दूसरी बात, मिलिटेंसी से या कुदरती आफात से मुतासर अफराद थे उनके लिए। और यही पैसा 116.41 करोड़ रुपए में जो सरकार ने साल 2016 से फरवरी 2017 तक दिया था, इसको बढ़ाकर 2014 से 19 तक यानी अगले 3 सालों में यह तकरीबन 400 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया, दुगना कर दिया गया, बल्कि उससे ज्यादा यह रकम बनती है। 116.41 करोड़ से 399.94 करोड़ रुपए ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर सीएजी की जो खुलासा है जिसमें ये साफ चीजें हुई हैं। इसी खबर पे मजीद तफसीलात के लिए, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, खंगाल नहीं जा रही हैं अभी, जो 14वीं फाइनेंस कमीशन के तहत जो लापरवाहियां हुई हैं, खुद गुर्द हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, कहां पर कमियां नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं, इसके लिए हमारे साथ अमजद खान हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से हमारे साथ हैं। अमजद, जरा ये बताइएगा कि दो चीजें जो इस वक्त हम उठा रहे हैं, एक तो ये कि पंचायतों को भी पैसा दिया गया, और दूसरी बात ये कि जो मुतासरीन थे, काफी ज्यादा नुकसान जिन लोगों ने मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में उठाया या फिर कुदरती आफात आई, नेचुरल डिजास्टर्स के बीच में, उन सब तक पैसा नहीं पहुंच सका। खामियां, कोताहियां या गलतियां कहां पर हुई हैं? लगातार जब भी हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरह की फंड की बात करते हैं, सरकारी फंड में हमेशा यही बताया जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं आए हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि फंड्स तो आते हैं लेकिन वो सरकारी खातों में रह जाते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे असल कि किस किस तरह के डिपार्टमेंट्स में किस किस तरह के जो रिलीफ स्कीम्स हैं उनके लिए ये फंड्स जो है ये आए थे। इनमें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या फिर कई सारी ऐसी हम कहें तो स्कीम्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं या फिर ऐसी पेमेंट्स है जो नहीं हुई है अभी तक, जिनका ये सारा जो अभी आपने पढ़ा है कि जो बैलेंस है अभी तक मौजूद सरकारी अकाउंट्स में वो है। इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो कॉम्पनसेशन टू मिलिटेंसी विक्टिम्स आती है कि उन लोगों की कॉम्पनसेशन के लिए जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज के जो विक्टिम्स है उन लोगों को जो कॉम्पनसेशन देना था वो पेंडिंग है। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो आने वाले रिलीफ थे वो पेंडिंग है। इम्प्रॉपर प्लानिंग या फिर जो काम नहीं कंप्लीट हुए हैं, स्कीम्स कंप्लीट नहीं हुई है, उनके फंड्स पेंडिंग है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी जितना खर्चा हुआ उससे ज्यादा दिखाया गया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में, जिसके बाद वो फंड रिलीज नहीं हो पाया, वो पेंडिंग है। उसके बाद में रिटेंशन ऑफ फंड्स, यानी सरकार से पैसा मांगा ही नहीं गया कि हमें कितना पैसा चाहिए है, जो डीडीओज है उनसे वो पैसा ही नहीं मांगा गया, इसकी वजह से ये पैसा पेंडिंग है। उसके बाद रिटेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस एंड लैंड कंपनसेशन आउटसाइड द गवर्नमेंट अकाउंट, यानी आपको पता होगी कि कभी हम कहीं से कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कहीं जमीन ऐसी होती है जो लोगों से ली जाती है सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उनको भी अभी तक किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। बताया जाता है कि 64 करोड़ का एक अमाउंट है जो डीडीएस के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था इन सारी स्कीम्स के तहत, जो बेचा जाना था लोगों को अलग अलग जगह पर। ये बढ़ा साल 2016-17 में ये बढ़कर 116 करोड़ हुआ, और फिर उसके बाद साल 2014 से लेकर 19 तक अगर हम टोटल देखें तो जितना भी पैसा इकट्ठा अभी तक हुआ है इंटरेस्ट समेत जम्मू कश्मीर के बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जो 131 अलग अलग फर्म होल्डर्स हैं जिनके पास ये पैसे पड़े हैं, ये 399 करोड़ बन चुका है अभी तक। और सवाल ये है कि इसमें कई सारी ऐसी अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए गए हैं। आपने फायर विक्टिम्स की बात की, मिलिटेंट विक्टिम्स की बात की, लेकिन इसके बगैर भी इस रिपोर्ट में अलग अलग इतने सारे पैराग्राफ्स हैं जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो इनकैपेबिलिटी है, इनकैपेसिटी है किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, वो शो करती है। सबसे पहले ही अगर हम आपको इसमें बात दिखाएं तो इसमें जो नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स है वो सबसे बड़ा पैराग्राफ है, यानी खर्चा आया, पैसा आया लेकिन काम नहीं हुआ। उस पर अगर हम लोग नजर डालें तो लगभग ऐसे 2450 के आसपास काम है जो किए जाने थे, लेकिन जिनमें से महज अभी तक 1900 काम ही किए गए हैं, जो काम 2019 तक कंप्लीट अभी तक किए गए हैं। महज अभी तक 1900 काम है, जिनमें से लगभग अभी अगर हम कहें तो 550 के ऊपर ऐसे काम है जो होने थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुए। उनकी रकम 12 करोड़ अभी तक 12.50 करोड़ रुपए जो अभी मौजूद है सरकार के खातों में, जो काम कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं, और ना ही कोई वीडियो इस चीज की खबर ले रहा है कि ये काम कंप्लीट आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके बाद रिटेंशन अकाउंट्स की अगर हम बात करें, जो एक्सेस वगैरह जिस तरह के सरकारी अकाउंट्स पे भी आते हैं, उनकी किसी भी तरह की कोई रिटेंशन नहीं हुई है, इंटरेस्ट की कोई रिटेंशन नहीं हुई है।
कोई डिटेल इस पर नहीं आई है। और ये इस पहली बार 2021 की रिपोर्ट में नहीं आ सकती, ये पिछले साल की अगर हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें साल 2020 की, तो उसमें भी ये चीजें मौजूद थी, उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से आप ये डाटा बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए इतने पैसे आए अकाउंट्स में रखे गए। ये जो रिपोर्ट आई है ये जम्मू कश्मीर की एक्सक्लूसिव सीएजी रिपोर्ट अपलोड की गई है रात देर गई, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है पार्लियामेंट के अंदर भी ये टेबल की गई थी। अब स्टेट एक्शन क्या है इस पे? क्या स्टेट ऑन टास्क है उन अफसरों के लिए जिन्होंने पैसा दिल्ली से आया खर्च नहीं किया, उनसे कोई जवाब तलबी होगी, या बस एज इट इज रिपोर्ट आई है, हमने थोड़ी खबर बता दी है, वेबसाइट पर आ गई है रिपोर्ट, बस खत्म बात? जी गवर्नर इसमें लिखा गया है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स इसमें मौजूद हैं, क्योंकि ये प्रिसाइसली सारे डिपार्टमेंट्स का चेकआउट नहीं हुआ है रिपोर्ट के लिए, मैं कुछ ही सिलेक्टेड 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां से रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें फाइनेंस रेवेन्यू अपना आता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आते हैं और पीडीडी आता है। तो वहां से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाली गई थी और अब ये बताया गया है कि जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिनमें ऐसे बैलेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और जितने भी बैलेंसेस हैं या फिर जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो सरकार को दी गई हैं वो दोबारा वापस लाई जाए और वो सामने रख जाए, ताकि क्या है इसमें देखे कि किस तरह की जो मिसअप्रोप्रिएशंस हैं फंड्स की, मिस यूटिलाइजेशन है या नॉन यूटिलाइजेशन है, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क्स है, नॉन डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स हैं, जो रिटर्न्स है उन लोगों को, वो सारी रिपोर्ट सामने रखी जाए ताकि इसी तरह खाता बनाया जा सके कि आखिर ये पैसे अभी तक अकाउंट्स में रखे क्यों गए हैं। क्योंकि हमने सीपीसी कवरेज की थी और आपको याद हो कि एरियर अकाउंट्स का एक बड़ा सा लिस्ट आया था कि लगभग 128 के आसपास ऐसे एरियर अकाउंट्स थे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिनका अभी तक कोई हिसाब ही नहीं गया है, जिनमें कुछ अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिनका आखिरी जो हिसाब सरकार को दिया गया है वो साल 2000 के हैं। तो इन अकाउंट्स का भी एक बड़ा खाता मांगा गया है इस बार इस कैग के जो रिपोर्ट है के द्वारा, कि उन अकाउंट्स का भी खाता दिया जाए जिनका अभी तक कोई भी एरियर नहीं हुआ, जो एरियर अकाउंट्स मौजूद है सरकार के उनका भी, और ये जो पेंडिंग अमाउंट्स बताए जा रहे हैं इनकी भी एक अच्छी ब्रीफ रिपोर्ट सारे की बीडीओ या पंचायत जो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस पर आप पूरी नजर रखिए। अमजद दोबारा दिन में आपके पास लौटेंगे, फिलहाल सीएजी ने क्या कुछ खुलासा पेश किया था, पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट आ चुकी थी, अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल अपलोड इसका हो गया है, विजन आपके सामने पढ़िएगा। अगर छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। पाकिस्तान के वजीर खारजा का बड़ा बयान आया है। बयान है क्या? तहलका खेज बयान है। थोड़ी से यानी छोटे से वक्फे के बाद जब आएंगे तो बयान आपको बताएंगे वजीर खारजा साहब पाकिस्तान क्या कुछ कह रहे हैं। इसकी ऑडियो कैसे आएगी?